हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी प्रीवियसली मैंने 50 एमसीक्यू डाले हैं। किसके पार्ट बी के डाले हैं, ठीक है। और उसके 50 आना और बचे हैं, तो स्टे ट्यून टू द चैनल। और अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आएंगे और भी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो वो सारी भी चीज़ें आएंगी। तो अभी हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी के कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी के एमसीक्यूज़ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने ऑनेस्टी से इसका अपने जो आंसर्स हैं वो देना, ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने कितना किया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। अब हम लोगों ने एक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स पढ़े थे ना, तो कौन कौन से थे, तो इसमें बताना है कि कौन सा एक एक्टिव लिसनिंग का बैरियर है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यानी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर शांति हो, ठीक है, जहाँ पर शांति हो। फिर है एम्पैथी या प्री ऑक्यूपाइड। तो हम लोगों ने प्री ऑक्यूपाइड पूरा वर्ड ही उन्होंने दे दिया कि प्री ऑक्यूपाइड है। तो प्री ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है ना, कि जब सामने वाला बोल रहा है ना, स्पीकर जब बोल रहा है, तो आपके मन में ऑलरेडी है, चल रहे हैं दूसरे दूसरे थॉट्स, आपकी अलग ही अपनी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रही है। आजकल बच्चे जो जोन आउट हो जाते हैं ना, जोन आउट, हाँ, तो ऐसे जोन आउट जो हो जाते हैं, अपने थॉट्स में लगे हैं, सामने वाले का सुन नहीं रहे, तो ये वो वाला है। तो ये एक बैरियर है एक्टिव लिसनिंग का। फिर सेकंड है डैश हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, हाउ टू अचीव इट एंड हाउ वी मेजर आर सक्सेस, ठीक है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मतलब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या अचीव, एंड हम उसको कैसे अचीव करेंगे, और उसको हम हमारी सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मोटिवेशन से तो ये हमको नहीं पता होगा कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या अचीव करना है, और हम कैसे उसको अचीव करेंगे, कैसे हम लोग सक्सेसफुल करेंगे। पॉजिटिव थॉट से भी ये नहीं होगा, हार्ड वर्क से भी नहीं होगा, किससे होगा, गोल सेटिंग से ये होगा। गोल सेटिंग में आप सेट करोगे आपका गोल, ठीक है, क्या आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो सेट करोगे, वो कैसे आपका अचीव किया जाएगा, ठीक है। और आप आपकी जो सक्सेस है उसको आप कैसे मेज़र करोगे। तो ये सब किस में होता है, गोल सेटिंग में होता है। गोल सेटिंग ही अपने को हेल्प करता है इन सब चीज़ों करने में। फिर आता है थर्ड आपका, रितु इज ऑर्गेनाइज्ड बाय जनरल पैटर्न ऑफ एक्सेसिव कंसर्न विथ ऑर्डरलेसनेस, perfectionism and attention to detail. Which type of personality disorder is this? तो रितु को भैया परफेक्शनिस्ट वाली इसको बीमारी हो चुकी है, ठीक है। इसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑर्डरली चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए इसको। तो ये कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो पहला है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है ना बेटा, ये वाले जो लोग होते हैं ना, देखो मैं क्या कर रही हूँ ना, जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, तो जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, तो मैं उसको समझाती जा रही हूँ। तो तुम्हारा क्या, एक टाइप का रिवीजन ही हो रहा है, एक टाइप से आपका रिवीजन भी हो रहा है, प्लस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना जो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस बताती जाऊंगी ना, तो जो टर्म आप भूल गए हो ना, तो मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे एग्जाम में, ठीक है। तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, तो ऐसे पर्सन, ये वाला डिसऑर्डर ऐसा होता है ना जिसमें ये लोग क्या है ना, बहुत शाय होते हैं, और ये ना ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा शाय रहते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखना किसी से पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं लोगों को ये लोग, ठीक है। और फिर आता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले डिसऑर्डर में क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल होता है उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, और नहीं होती परफेक्ट, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ये परेशान होते हैं। फिर थर्ड वाला जो था डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी ये हर किसी पे डिपेंड है, ये अपना वर्क अकेले कभी कर ही नहीं सकते, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं भाई, ये लोग ना अटेंशन सीकर होते हैं, वो लड़कियां नहीं होती कुछ अटेंशन सीकर, कि कुछ कुछ ऐसा करें कि उनको, वो चाहते हैं कि उन्हीं को अटेंशन दे सब, आया समझ। और कभी कभार लड़के भी अटेंशन सीख करने के लिए करते, तो ये उनका क्या है, ये उनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन वर्टिकल मैनर। तो वर्टिकल मैनर में क्या होता है, सेल्स में, वर्टिकल मैनर्स में क्या होते हैं, ऑफकोर्स कॉलम्स होते हैं, बहुत ही बेसिक, ऐसी रोज होती हैं। ये जो रेक्टेंगुलर बना है ये क्या होता है, हमारा सेल होता है, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ, द एबिलिटी ऑफ एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स डू इज नोन एज। अब देखो
लोगों से पहले ही, यानी दूसरों की कुछ सिचुएशन आई और उसके लोगों के पहले ही आपने एक्शन ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स इनिशिएटिव बोलेंगे। यानी बोलते हैं ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, ये सब बोलना। तो अगर आपके पास कोई सिचुएशन आई और आप एबल हो कि दूसरों से पहले आप एक्शन ले लेते हो, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? इनिशिएटिव लेना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इनिशिएटिव लेना। ठीक है, और ये जो दूसरे ऑप्शन है मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। डिसिसिवनेस का मतलब क्या था? ये एक एक एंटरप्रेन्योर में एटीट्यूड होना चाहिए। वो है जो जिसमें क्या होता है डिसिसिवनेस में, कि एक एंटरप्रेन्योर को के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्विक डिसीजंस जो हैं वो ले पाए। क्या ले पाए? क्विक डिसीजन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर हमारा परसिवरेंस आता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कि ट्राई करते रहना अंटिल द सक्सेस हमको नहीं मिल जाए। ठीक है, तो मतलब ये लोग कैसे होते हैं? ये वाला एटीट्यूड एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए कि जिसमें ये लोग फेल हो रहे हैं, उनकी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, बट फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो उस वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये परसिवरेंस एटीट्यूड होता है एक एंटरप्रेन्योर में। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी टीम वर्क वाली स्किल्स, यानी लोगों के साथ काम करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो एक एंटरप्रेन्योर में ये स्किल भी ज़रूर होनी चाहिए। तो अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन जॉब इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में कौन सी वाली ग्रीन जॉब्स इंक्लूडेड नहीं है? तो देखो वाटर मैनेजमेंट तो इंक्लूड रहेगा। ठीक है, हाँ, उसमें वाटर मैनेज भी करना पड़ता है, ये वाली रहती है। लैंडस्केपिंग भी रहेगा और गार्डनिंग वाली वो भी ग्रीन जॉब्स भी रहती है, लेकिन ई वेस्ट रिसाइकलिंग वाली स्किल इसमें नहीं आती है। फिर आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन नॉट बिकम अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। कौन से वाले जो फैक्टर्स हैं जो बैरियर नहीं बनेंगे, हर्डल्स नहीं बनेंगे एक्टिव लिसनिंग के? तो नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन नॉट बिकम अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। अब कौन सा ऐसा वाला ऑप्शन है जो बैरियर नहीं बनेगा एक्टिव लिसनिंग में? तो पहला नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शन होगा, एक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगी। प्रेजुडाइज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पहले से ही सोच लेना पास्ट एक्सपीरियंस से कि ये क्या बोलेगा, क्या बोलना चाह रहा है, वगैरह वगैरह। प्री कंसेप्शन बना लेना उस पर्सन से ही, है ना, पहले से ही परसेप्शन बना लेना कि ये ऐसा पर्सन है, समथिंग समथिंग। तो ये सारे क्या है? ये बैरियर्स है। लेकिन कंडक्टिव इन्वायरमेंट जो रहता है, अगर आपका कंडक्टिव इन्वायरमेंट है, यानी कंडक्टिव इन्वायरमेंट यानी जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ऊपर वो कंड्यूसिव था, तो उसको वो इम्प्रूव कर लेना, वो कंडक्टिव इन्वायरमेंट है। तो यानी जहाँ पर शांति हो, काम हो, जहाँ पर टॉक जो कम्युनिकेशन है ना वो अच्छे से किया जाए, तो वो वाला एनवायरमेंट होता है। फिर 8 होता है स्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, एनॉयड एंड होपलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू मैनेज द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को भैया मैनेज हम लोग कौन सा ऐसा वे है जिससे स्ट्रेस हम मैनेज नहीं करेंगे, नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो मैनेज नहीं होगा? तो पहला अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व द सिचुएशन। ऑफकोर्स नॉट भैया, कि इसमें तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और जो प्रॉब्लम आई है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। फिर है ना प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। ये तो प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन ऑफ योगा से तो हमारा स्ट्रेस और कम होता है, रिलैक्स होते हैं हम लोग। और फिर आता है मेंटेन अकॉम्प्लिशमेंट शीट एंड एंटर ऑल अचीवमेंट्स। और जब हमको स्ट्रेस हो रहा है तो मैंने आपको बताया था ना कि क्या करना है, कि एक शीट बनानी है और आपने जो छोटे बड़े जो भी गोल्स किए हैं उनको उसमें लिखना है, तो ताकि जब आपको लगे कि आपने कुछ नहीं किया तो आप उसको देखो तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आए। तो ये भी नहीं होगा। फिर अब भी आता है ओवर थिंक्स अबाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ओवर थिंक, अब स्ट्रेस ऐसे जाएगा कि आप उसी सिचुएशन को ओवर थिंक करे जा रहे हो, तो क्या इससे स्ट्रेस जाएगा? तो नहीं, ये कोई भी वे नहीं है स्ट्रेस अपना कम करने का। तो ये वाला आंसर पूछे, क्योंकि उसमें नॉट पूछा है ना, इसलिए तो हमारा ये वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो आता है शीला इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। शीला में कॉन्फिडेंस की कमी है एंड शी नीड्स हेल्प इन मेकिंग एवरीडे डिसीजंस एंड सरेंडिंग इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन टू द केस ऑफ अदर्स। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज? देखो उस शीला जो है वो एक लड़की है, हाँ वो तो आपको भी पता है वो एक लड़की है यार। शीला जो है उसको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और उसको हमेशा लोग चाहिए होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के डिसीजन लेने के लिए। इंपॉर्टेंट डिसीजंस में भी वो लोगों पर डिपेंड होती है, उसको हेल्प चाहिए होती है। तो ये कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? मैंने अभी ऊपर बताया था ये कौन सा, और नाम से भी तुमको समझ आ जाएगा
ये कौन सा है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये दो तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिए थे, ये दोनों कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन हमने नार्सिसिस्टिक नहीं पढ़ा था। नार्सिसिस्टिक वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, इनको जो कि ये लोग कैसे होते हैं कि अपने आप को ज़्यादा ऊपर रखते हैं दूसरों से, ठीक है। तो ये वो वाले लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, खुद मैं करते हैं, अपने आप को दूसरों से पहले इम्पॉर्टेंट देते हैं, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये खुद होते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट तो आपको पता ही है, जो डिपेंड रहे हर चीज़ में। फिर आता है क्वेश्चन 10, डैश इज द रेक्टेंगल शेप बॉक्स वेर वी कैन एंटर टेक्स्ट नंबर डेट। बेटा ये तो बहुत ईजी है यार, प्लीज़, है ना, इसको तो ऑप्शन भी तुमको नहीं चाहिएंगे। तो वो क्या है, रो है, कॉलम है, वर्कशीट है या सेल है। ऑफकोर्स जो रेक्टेंगुलर है और जिसमें हम लोग टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं वो क्या है, ऑफकोर्स हमारा सेल है, तो आंसर सेल होगा। फिर 11th है, रोहन डज नॉट हैव एन एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर ही इज। अब देखो रोहन का जो है ना एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड है ही नहीं भाई, तो वो कौन सा एंटरप्रेन्योर होगा। तो देखो प्रोफेशनल अब मैं एंटरप्रेन्योर भी, अब देखो इस आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंटरप्रेन्योर का इसमें भी, तो इसमें आपको रिवीजन भी हो रहा है, इसलिए बेटा वीडियो ध्यान से देखना। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपने जो बिजनेस को ओपन करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको एक हाई लेवल ऑफ पीक पे ले जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, और फिर वो बिजनेस सेल कर देते हैं, और ऐसा ये सेम रिपीटेडली करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं। फिर आता है अपना सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, ये सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ इनका मेन एम कोई प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, बट सोसाइटी की हेल्प करना भी होता है। फिर आता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो ये यही है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कौन होते हैं, जो कि अपने पूरे बैकग्राउंड में सबसे पहले एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके बैकग्राउंड में कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। और सर्विस एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, या एग्जिस्टिंग मार्केट में, या खुद का नया मार्केट में क्रिएट कर कर, ठीक है। तब आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला एंटरप्रेन्योर जिसका नॉट हैव एनी एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड, तो वो होंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब। और ग्रीन जॉब के कौन सा बेनिफिट है, तो पहला डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं करता है, और इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्रीन जॉब से तो और गैस हाउस इमिशन जो है वो कम हो रहा है, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। फिर इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट, इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। फिर आता है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर इकोसिस्टम। हाँ, तो ये सही है कि ये प्रोटेक्ट करके रखता है, रीस्टोर करता है हमारे इको सिस्टम को, ठीक है। फिर आता है डैश इज़ नॉट अ गुड वे टू मैनेज स्ट्रेस। अब ऐसा कौन सा वे है कि हम लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा। पहला स्टे पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव तो रहना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है तो हम लोग नेगेटिविटी वाली चीज़ों में ज़्यादा नहीं जा पाते, और हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। फिर आता है प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड योगा। अगर हम लोग योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्ट्रेस हमारा बहुत हद तक कम होगा, हमारे माइंड को कामनेस आएगी। फिर सी है हमारा टॉकिंग टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, तो कैसे हमारी सारी थकान जो है, मतलब जैसे सारा स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है, जिस तरीके से वो हमें समझाते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, अपना स्ट्रेस कम हो जाएगा। फिर डी है मेंटेनिंग अ नेगेटिव एटीट्यूड। अब नेगेटिव एटीट्यूड अगर मेंटेन करके रख रहे हो तो उससे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी तो ऑफकोर्स आपका बहुत ज़्यादा लाइफ हेक्टिक हो जाएगी, हेक्टिक होगी तो आपको कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है, तो विलिंगनेस टू टेक रिस्क। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को तो लेना ही पड़ता है रिस्क, है ना कुछ, और उनके अंदर एक विलिंगनेस होती है रिस्क लेने की, ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो रिस्क पे ही चलते हैं। फिर आता है मोटिवेशन। तो देखो एक एंटरप्रेन्योर में, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटी तो हमेशा होती है कि उसके अंदर बहुत मोटिवेशन होता है, उसके अंदर एक अर्ज होती है, एक डिज़ायर होती है टू डू समथिंग और टू अचीव समथिंग, है ना, टू अचीव देयर गोल्स। फिर आता है हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो विदाउट हार्ड वर्क तो कोई आया नहीं होगा, वो इतना सक्सेसफुल बना नहीं होगा,
है ना। फिर आता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। देन आपके जो साथ में जो मेंबर्स हैं, तो फिर वो वर्क कैसे करेंगे, आप ही इफिशिएंट वर्क नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर आता है 15, मिस्टर वर्मा जो है शेयर द कंप्यूटर इन हिज कंपनी, कंपनी में वो शेयर करते हैं विद अदर कॉलेजियस। व्हाट शुड ही डू टू मेक श्योर दैट नो वन सी द फाइनेंशियल डेटा। अब वो चाहते हैं कि भैया उनका फाइनेंशियल डेटा कोई भी ना देखे, क्योंकि उनका कंप्यूटर सब चलाते हैं, दूसरे एम्प्लॉय वो भी चलाते हैं। तो वो क्या करेगा, तो देखो, लॉक द कंप्यूटर इन अ कप बोर्ड। कप बोर्ड, तो कंप्यूटर को क्या लॉक कर देगा, कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबका यूज़ में आ रहा है। चेंज द पासवर्ड ऑफिस कंप्यूटर। अब पासवर्ड चेंज करेगा तो क्या लोग पूछेंगे नहीं कि भाई पासवर्ड बता दो हमको, क्योंकि चलाना है, क्योंकि उनके अलग दूसरे कॉलेजियस भी तो वो है ना, मतलब शेयर करता है ना वो कंप्यूटर, तो वो लॉक तो वो पासवर्ड तो नहीं कर सकता। लीव इट एज इट इज़ एंड होप नो वन सी। ऐसा क्या, ऐसा ही छोड़ दो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम लोग ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो ये बोल रहा है ऐसा क्या, ऐसा ही छोड़ दो, और और ऐसी होप रखो कि कोई नहीं देखेगा। तो ये तो कभी भी नहीं करना, होप तो भैया रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है। फिर आता है अप्लाई पासवर्ड टू द फाइनेंशियल डेटा शीट। तो जिस फाइनेंशियल शीट को आपको वो करना है ना, सिक्योर रखना है ये, ताकि कोई और ना देखे, तो उसमें आप पासवर्ड लगा सकते हो। मैंने आपको सिखाया है ना, चैप्टर यूनिट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मैंने बताया था कैसे पासवर्ड लगेगा। फिर आता है 16, अपना डैश इज नॉट अ रोल एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब कौन सा ऑप्शन है जो रोल और फंक्शन एंटरप्रेन्योर का नहीं है। ठीक है, तो पहला है टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। तो ये एंटरप्रेन्योर का तो ये फंक्शन ही होता है, ये काम ही होता है कि भाई वो अपने जो आइडियाज़ है उसको एक्शन में बदले, आइडिया ही में रखेगा, तो फिर तो वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा, है ना। सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, अपना एंटरप्राइज सेट करना, यानी मशीनरी इंस्टॉल करना, है ना, लोग को हायर करना, अच्छे लोगों को हायर करना, लोकेशन देखना, तो ये सब क्या है, सेटिंग अप इंटरप्राइज। तो ये भी उसका एक फंक्शन ही है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जब उसका सक्सेसफुल वो बन रहा है, तो फिर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी देखना, वो वाला गोल उसका अचीव करना। तो ये सारे तो फंक्शंस है, लेकिन कौन सा फंक्शंस नहीं है, तो फंक्शन ये रिमूविंग पॉवर्टी। तो ये एक एंटरप्रेन्योर का ये कोई फंक्शन और रोल नहीं है कि वो गरीबी हटा दे। ठीक है, वो ये नहीं कर सकता है। अरे ये क्या हो, एक सेकेंड ना बेटा, हाँ, तो वो ये नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा। फिर आता है 17, अकॉर्डिंग टू द बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर और डिस्क्राइब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब बिग 5 फैक्टर मॉडल में कौन सा वाला जो है पैरामीटर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को वो नहीं करता, क्या नहीं करता, पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता। तो देखो क्या क्या था उसमें, ओपननेस था, है ना, ओपननेस था, न्यूरोटिज्म था, एग्रीएबल था, है ना, और ये सारे सब कुछ था। लेकिन वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई किसी के इंडिविजुअल की पर्सनालिटी नहीं बताता है। ओपननेस और ये हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, बट ये नहीं पढ़ा था, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। बिग 5 फैक्टर मॉडल में सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला ऑप्शन था ही नहीं। फिर आता है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। कौन से टाइप के फंक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं स्प्रेडशीट की हेल्प से, तो हम लोग क्या स्प्रेडशीट से वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्प्रेडशीट से वीडियोस बन सकते हैं, तो नहीं, स्प्रेडशीट्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन वीडियोस वगैरह हम लोग उसमें नहीं बनाते, वो प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होता है। ठीक है, राइटिंग लेटर्स, मेकिंग पेंटिंग्स, पेंटिंग भी नहीं कर सकते, और हम लोग लेटर्स भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि उसमें तो पूरे रोज एंड कॉलम सब कुछ रहते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्प्रेडशीट के हेल्प से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू द रिसोर्सेज दे करेंटली कंट्रोल। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रोसेस है। ये देखो, मैंने इसको बोला था ना कि इसके क्वेश्चंस बनते हैं, देखो यहाँ पे पूछ लिया। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, कि ये जो डेफिनेशन है, मैंने बोला था ये डेफिनेशन एक बार देख लेना, किसने क्या है और किसने लिखी है। ठीक है, तो अब जिसको आता होगा वो ये बता देगा ये डेफिनेशन। तो देखो, ये डेफिनेशन स्टिम्सन एंड जेरिलो ने लिखी थी।
फिर आता है अ गुड वे टू कंट्रोल स्ट्रेस इज, अब स्ट्रेस कैसे कंट्रोल होगा, तो अगर आप जंक फूड खाओगे तो क्या आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लाउड म्यूजिक सुनोगे तो क्या आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा बट उतना हद तक नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर टू अटेंड द लेट नाइट पार्टीज, भैया लेट नाइट पार्टीज करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा, कंट्रोल नहीं हो सकता, वो उस टाइम के लिए बस जा सकता है। ये देखो जो लिसनिंग लाउड म्यूजिक और ये लेट नाइट पार्टीज है ना, इससे आप लोग रिलैक्सेशन हो गए, लेकिन आप आपके स्ट्रेस को उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इससे आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे, थोड़ी देर का ब्रेक लोगे, लेकिन जैसे ही आप ये सब चीज़ें करके हटोगे वापस स्ट्रेस आ जाएगा। तो आप स्ट्रेस ना हो तो उसको कंट्रोल कैसे करें, तो टेकिंग नेचर वॉक, तो हम लोग अगर नेचर का वो वॉक लेंगे ना हम लोग ऐसे, तो उससे क्या होगा, हम लोग हमारा बहुत हद तक स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है डैश इज नॉट अ साइन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अब कौन से ऐसा साइन है जो सेल्फ अवेयरनेस का साइन नहीं है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेल्फ अवेयरनेस का साइन नहीं है, तो पहला है हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ। तो देखो भैया सेल्फ अवेयरनेस में ये तो आता ही है ना कि अपने अपने आपका नॉलेज होना है ना, कॉन्शियस नॉलेज होना अपने आप का, तो ये तो आता है ना, लेकिन इसमें नॉट लिखा है। फिर बी लिखा फेथ इन योर कैपेबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखना, तो ऑफकोर्स सेल्फ अवेयरनेस में ये आएगा। फिर आता है टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, अपनी हाइजीन पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, यस ये भी आएगा। क्वारलिंग विथ अदर्स, अब देखो तो क्वारलिंग विथ अदर्स का मतलब होता है जब दो पीपल लड़ रहे हो, एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो, यानी फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो एक सेकेंड, हाँ, तो सेल्फ अवेयरनेस का ये कोई साइन नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन आएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट, अब स्प्रेडशीट से कौन सा वाला फंक्शन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो देखो स्प्रेडशीट में हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लेटर नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो इसमें आ जाएगा। फिर हमारा 23 क्वेश्चन है रवि हैज़ अ योगा सेंटर where many yoga teachers are working as yoga instructor, रवि इज एन, अब देखो रवि जो है ना उसका एक योगा सेंटर है, ठीक है, और उसके अंडर में बहुत सारे योगा टीचर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो रवि क्या है, क्या रवि वेज एम्प्लॉयड पर्सन है, तो नहीं, वेज एम्प्लॉयड पर्सन तो किसी के अंडर में काम करते हैं और उनको वेजेस और सैलरी मिलती है। अनस्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड तो है ही नहीं क्योंकि उसने खुद ने योगा का सेंटर खोला है। स्किल्ड वर्कर है, और सबसे पहली बात वो वर्कर तो है ही नहीं क्योंकि उसके अंडर में काम कर रहे हैं और उसका खुद का सेंटर है, तो वो क्या है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। फिर आता है 24 क्वेश्चन है और डैश, ये वापस से मतलब रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, है ना, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं अब। फिर आता है 25 वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टू डील विथ, सॉरी व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टू डील विथ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इश्यूज, तो कब हुआ था, तो जून 2008 में हुआ था, ठीक है। और फिर क्वेश्चन 26 है, जो क्वेश्चन 26 में सौम्या had a patient for cooking, ठीक है, once she meet with an accident and become wheelchair bound, ठीक है, but it did not stop her from pursuing her dreams. She got an internship in a nearby restaurant and learned to work in the kitchen. After 2 years, she started her own dabba service for 100 people in a nearby office building. सौम्या, तो सौम्या क्या है, तो सौम्या उसमें एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। फिर आता है रवि अंडरवेंट रेगुलर फुटबॉल ट्रेनिंग डिस्पाइट हिज कांस्टेंट एफर्ट ही वुड नॉट सक्सीड एंड गॉट फ्रस्ट्रेटेड, और जो उसके पेरेंट्स है हिज पेरेंट्स एंड कोचेस टुक द एडवाइस ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑब्जर्व सम बिहेवियर चेंजेस, दे हेल्प रवि टू कंटिन्यू हिज प्रैक्टिस टू विन अ मेडल, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इट इज़, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि रवि को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो मेडल लेकर आए, कि वो जीत सकता है, तो ये कौन सा टाइप का मोटिवेशन है, तो हम लोगों ने दो टाइप के देखे हैं, है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो ये मोटिवेशन कोई उसी को दे, उसको बाहर से आ रहा है, कोई दूसरा दे रहा है, तो ये कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। अब 28 है डैश इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट अनॉयड और होपलेस, तो ये तो पूरी डेफिनेशन ही उठ के आ गई है ना, तो क्या किसकी डेफिनेशन थी ये, जिसमें हम लोग अपसेट हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं और होपलेस फील करते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल में तो ऐसा होगा नहीं, इमोशनल में भी नहीं होगा, ऑब्सेशन में भी नहीं होगा, किस में होगा, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हम लोग ऐसा
फील करते हैं अक्सर, ठीक है। फिर क्वेश्चन 9 आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इज थर्ड स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। थर्ड स्टेज, मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताए थे एक्टिव लिसनिंग के कि क्या क्या स्टेजेस हैं, कि पहले वो रिसीव करेगा पहला स्टेज, फिर क्या करेगा उसको अंडरस्टैंड करेगा, है ना, देन क्या करेगा रिमेंबर करेगा, देन क्या करेगा इवेल्युएट करेगा, है ना। या तो एक सेकेंड, तो इसमें थर्ड स्टेज कौन सा होगा, थर्ड स्टेज हमारा कौन सा होगा, रिमेंबरिंग। इसमें ये गलत हो गया, इवेल्युएटिंग तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर रिमेंबरिंग जो आपका रहेगा वो थर्ड स्टेज रहेगा, क्योंकि पहले आप लोग रिसीव करोगे मैसेज, देन उसको अंडरस्टैंड करोगे सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, देन वो क्या बोल रहा है उसको रिमेंबर करोगे, देन इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या, देन अपना फीडबैक दोगे, राइट। फिर आता है फिर क्या आता है अपना, या द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग स्प्रेडशीट इज। तो अब इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पहले आप फाइल पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे प्रिंट का ड्रॉप डाउन आ जाएगा, तो वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, या फिर कंट्रोल+P भी कर सकते हो। फिर प्रिंटर पे सिलेक्ट करके वहाँ पर जो नंबर ऑफ पेजेस जो कॉपी करना है उस पर क्लिक करोगे एंड देन ओके कर दोगे, ठीक है। और क्लिक प्रिंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, कंट्रोल+। तो ये जो था ये फर्स्ट ऑप्शन था, क्या ऐसा करोगे। और फिर दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, कि जैसे क्लिक फाइल, जैसे डी क्लिक फाइल पे क्लिक करोगे, प्रिंटर पे जाओगे और नंबर ऑफ कॉपीज, तो नहीं ऐसा नहीं होगा सीधा। फिर आता है सिलेक्ट द प्रिंटर, प्रिंटर पे सिलेक्ट करोगे, तो ये आगे से प्रोसेस नहीं बता रहे ना कि पहले फाइल पे जाना है और ये सब करना है, तो ए वाला हमारा आंसर होगा। फिर आता है द न्यू बायोफ्यूल गैस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। कब न्यू बायोफ्यूल गैसेस अनाउंस की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो 10 अगस्त 2018 में की थी। फिर आता है निशांत ग्रैंडफादर हैड मैनी हेल्थ इश्यूज ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल एक्टिविटीज, ही गॉट एन आइडिया टू स्टार्ट अ योगा सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स, सून 20 पीपल ज्वाइंड हिज योगा क्लासेज। तो निशांत क्या है, देखो जैसा सेम क्वेश्चन ऊपर था ना, वैसा बस नाम चेंज करके पूछ लिया गया है। तो सोच लो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं आपके। तो एंटरप्रेन्योर होगा, ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर होगा वो। फिर हमारा 33 हम लोग देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रोहित प्रीवियस परफॉर्मेंस ही गॉट एन स्कॉलरशिप टू स्पेंड ऑन द एथलीट ट्रेनिंग, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज दिस। तो देखो जो रोहित है उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस से उसको स्कॉलरशिप दी गई टू बी स्पेंट ऑन हिज एथलीट ट्रेनिंग, ताकि वो उसके एथलीट ट्रेनिंग पे स्पेंड कर पाए। तो उसको एक है ना खेल से क्या मिला, एक स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये कौन सा टाइप का मोटिवेशन है, तो ये एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि उसको क्या मिला है, बोल सकते हैं कि स्कॉलरशिप मिली है। तो जब भी बोनस रिवॉर्ड और ये सब मिलता है ना, तो इससे अगर बाहर की चीज़ों से बंदा मोटिवेट हो रहा है तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। फिर एक्रोनियम स्मार्ट इज यूज टू सेट गोल, व्हाट डज द लेटर एस इम्प्लाइज फॉर। तो स्मार्ट जो है, हम लोग स्मार्ट का एक्रोनियम का यूज़ करते हैं, हम लोग सेट करते हैं जब गोल, तो उसमें एस किस चीज़ पे स्टैंड करता है, तो सोशल पे कि सेक्रीफाइसेस पे कि सीजनल पे कि स्पेसिफिक। तो एस यानी स्पेसिफिक गोल होना चाहिए हमारा, ठीक है, इतना समझ आया। फिर आता है एन एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू ग्रांट हिम अ शॉर्ट लीव, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया कि उसको एक लीव चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड क्लियर रिक्वेस्ट। अब इसमें वो वाली चीज़ आ गई कि मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर, कॉन्शियस और एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और क्लियर रिक्वेस्ट की गई है। तो पहला है प्लीज़ अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM एज आई हैव अपॉइंटमेंट विद डेंटिस्ट। ये सेम अपॉइंटमेंट विद डेंटिस्ट आपके बुक में लिखा था, वापस वही यहाँ पे पूछ लिया। फिर है सर आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑफ 11 जून 2019, प्लीज़ अलाउ फॉर शॉर्ट लीव। फिर है प्लीज़ अलाउ मी टू रीच ऑफिस, तो इसमें तो कुछ क्लियर दिया ही नहीं, एज आई हैव द अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। फिर है प्लीज़ अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एज आई हैव अपॉइंटमेंट। अब ये वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि बेटा हमको क्या बोला था, क्लियर चाहिए, और क्लियर में क्या होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन दी होती है। इसमें 11 AM लिखा है, ट्यूसडे भी दिया है और डेट भी दी है, तो ये वाला हमारा सही होगा। फिर आता है 36, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर सॉर्टिंग डेटा।
कौन सा करेक्ट ऑर्डर रहेगा, सॉर्ट अगर हम लोगों को सॉर्ट करना है डेटा तो कौन सा करेक्ट स्टेप्स रहेंगे ऑर्डरली में। तो पहला है सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स, फिर सारे सिलेक्ट करोगे रोज एंड कॉलम, उस पर सॉर्ट पे क्लिक करोगे एंड देन सिलेक्ट करोगे डेटा और क्लिक ऑन सॉर्ट की 1। तो क्या ऐसा करोगे कि नहीं, तो इसमें हम लोग, मैं बताती हूँ पूरा करेक्ट वे क्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, सारी रोज एंड कॉलम को सिलेक्ट करना है जो आपको सॉर्ट करने हैं, ठीक है। फिर आप लोग डेटा टैब में जाओगे, फिर वहाँ पर सिलेक्ट का सॉर्ट का फिर वहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक करोगे सॉर्ट की 1 पे और एंड सिलेक्ट टोटल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, और टोटल सिलेक्ट कर लोगे ड्रॉप डाउन जो खुलेगा उसमें, ठीक है। तो यही तरीका होता है। हमारा ये पूरा जो हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का था, ये पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। मतलब हम लोगों ने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, 36 क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें किए हैं हम लोगों ने। अब बस आपका जो क्या है ना वो 50, और मतलब जो मैंने ऊपर का पहले के करवाए ना पार्ट बी के 50 करा दिए, 50 और बचे तो उसका भी वीडियो अभी जल्दी आ जाएगा, 1-2 घंटे में ही आ जाएगा, ठीक है। तो और भी अगर कुछ चीज़ें आपको लगेगी ना तो वो भी बता देना। और या एक बच्ची ने कमेंट किया था योगा आसनास का, तो वो योगा आसनास का भी बेटा आपका वीडियो आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियोस अभी भी और आएंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो आएगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।